नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आज फिर पॉलिटी के कुछ प्रश्नों को लेकर आपके साथ आए हैं। तो अलग अलग पॉलिटी के सवाल होंगे, अलग अलग सवालों को हम देखेंगे। तो पॉलिटी का ये संभवतः 5वां सेक्शन होगा, जी 5वां। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सभी सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचित होते हैं, सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। दूसरा, राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में किया गया है, जिसकी चर्चा संविधान की चौथी अनुसूची में की गई है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पे तो है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे नहीं है। ठीक है। और चौथी अनुसूची में निर्धारित किया गया है कि किस राज्य से कितना आएगा। तो यानी कि डी जो है वो सही है, क्योंकि ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, क्योंकि राज्यसभा की सभी सदस्य राज्य की विधानसभाओं के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे ही हम सभी सदस्य का बात करेंगे, उसमें वैसे सदस्य भी आ जाते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है। तो राज्यसभा का चुनाव जो होता है वो 238 सीटों का होता है और राज्यसभा की कुल संख्या 250 है। तो राज्यसभा के सभी सदस्यों के लिए तो चुनाव हम करते नहीं है, केवल 238 के लिए करते हैं। इस प्रकार से पहला और दूसरा दोनों गलत है। और अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। दूसरा प्रश्न है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी, किंतु 2 संविधान संशोधनों के द्वारा इसकी संख्या में वृद्धि की गई है। आपको बताना है कि वो संविधान संशोधन कौन सा है। ठीक है। वो संविधान संशोधन 7वां और 31वां था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था और 31वां संविधान संशोधन 1973 में आया था, 1973। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। दूसरा, लोकसभा में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, मतदान का अधिकार वैधानिक अधिकार है, न कि संवैधानिक अधिकार। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो आप जानते होंगे कि केवल दूसरा ही सही है। आयु 18 वर्ष है वोटिंग करने का, जो कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 से 18 कर दिया गया था। और लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और मतदान करने का अधिकार हमारा वैधानिक भी है और संवैधानिक भी है। लोकसभा और विधानसभा में मत देने का अधिकार। ठीक है। और ये संवैधानिक वैधानिक क्यों है, इसके लिए आप अनुच्छेद 326 देख सकते हैं। अगला प्रश्न, 87वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा का संबंध निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से है। इस संशोधन के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में किस गणना को अपनाने के लिए कहा गया है। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है, इसके ऊपर एक वीडियो मेरा बना हुआ है, आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जा करके उसे आप देख सकते हैं। इसका आंसर सी होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उपबंध किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 331 में इनके लिए आरक्षण का उपबंध किया गया है। बी, ये समान निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकते। सी, वर्तमान में इनके आरक्षित सीटों के आवंटन में 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है। या डी, इनकी आरक्षण की समय सीमा बढ़ाकर 2020 कर दी गई है। यानी जब ये प्रश्न बना था तो 2020 में था, अभी आप इसे 21 भी मान सकते हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उपबंध, आप बताइए कि कौन सा विकल्प इसका सही है। ठीक है। तो अब ये 2020 की समय सीमा को हटा दिया गया है। अगर 2020 के जगह हम 2026 पर हैं, तब जाकर के हमारा आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह लेख लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। उसके रिपोर्ट पर अंतिम रूप से कार्रवाई संसद द्वारा की जाती है। वह लेख लेखा समिति की बैठकों में भाग नहीं ले सकता है। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन डी सही नहीं है। वो बैठक में भाग ले सकता है, बस वोटिंग नहीं करता है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति संसद सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं है? न्यायालय ने घोषणा कर दी है कि व्यक्ति विकृत चित्त का है। विकृत चित्त का मतलब आप समझिए दिवालिया है या फिर मानसिक तौर पे वो खत्म हो चुका है, जिसे आम भाषा में पागल कहा जाता है। दूसरा, किसी अपराध में व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो, निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहा है। चौथा, छुआछूत, दहेज या सती प्रथा जैसे अपराधों में संलिप्त पाया गया है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें चारों कथन सत्य है, तो आंसर डी। अगला प्रश्न, संसद सदस्य की पद रिक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है संसद सदस्य के मामले में? पहला है, संसद के किसी सदन का सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की आज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। बी, कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है और 10 दिनों के अंदर सूचना नहीं देता है कि उसे किस सदन में रहना है तो राज्यसभा में उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। सी, कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य एक ही समय में निर्वाचित हो जाता है और 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट खाली नहीं करता है तो विधानमंडल की उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। डी, संसद के किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन से उसका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है यानी सही नहीं है। आप वीडियो पॉज करके ऑप्शंस को फिर से पढ़िएगा। मैं बता दूं कि सी गलत है। इसके लिए आप अनुच्छेद 101 देख सकते हैं। 101 में 101A, 101(2), 101(3), 101(4) 4 सेक्शन में बटा हुआ है 101, तो अनुच्छेद 101 देखेंगे। अगला प्रश्न है, संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत शपथ या प्रतिज्ञा लेगा। दूसरा, शपथ या प्रतिज्ञान के पूर्व यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में सदन में बैठता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपया जुर्माना भरना होगा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कथन 2 सही है, पहला नहीं। ठीक है, पहला में क्या है कि दूसरी अनुसूची के शपथ लेना है, जबकि दूसरी नहीं, वो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेता है अनुच्छेद 99 में। ठीक है, और कोई सदस्य बिना शपथ लिए अगर बैठ जाता है तो अनुच्छेद 104 कहता है कि उसे जुर्माना देना पड़ेगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो ये 20 का सही आंसर। अगला प्रश्न, कोरम या गणपूर्ति के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य अवश्य होने चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी केवल बराबर की स्थिति में मतदान कर सकते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कथन की स्थिति में केवल दूसरा सही है। कोरम जो होता है वो 1/10 होता है। ठीक है, और उसके लिए जो आप ऑप्शन बी है उसके लिए आर्टिकल 100 पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद की बैठक को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति के पास है। बी, संसद के सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। सी, संसद को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। या डी, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। वो राष्ट्रपति तभी विघटित करेंगे जब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, मर जाए या जो भी उनके साथ कंडीशन हो सकता है। अगला प्रश्न, किसी संसद सदस्य की दल परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि उस मूल राजनीतिक दल से जिससे वह चुना गया था एक विभाजन हो जाए। दूसरा, यदि उसने स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी हो। तीसरा, यदि उसने अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विरुद्ध सदन के मतदान में भाग लिया हो। चौथा, यदि सदन का कोई मनोनीत सदस्य 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सारे कथन सही है उपरोक्त में से।
अगले प्रश्न की ओर आते हैं। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की योग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग भी करता है और राष्ट्रपति भी करता है, लेकिन निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, सॉरी ये आंसर पहले आ गया, तो आप वीडियो पॉज करके इसे देख लीजिएगा। सॉरी, अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में, पहला, इसका अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, गलत। इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, गलत। इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, गलत। इसके अध्यक्ष का चयन होता है, सारे सदस्य आपस में मिलकर के चयन करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए आवश्यक नहीं कि वो लोकसभा का सदस्य हो, किंतु अध्यक्ष चुने जाने के पश्चात 6 माह के अंदर उसे लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। 3, यदि सामान्य अवधि से पूर्व लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। 4, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करना होगा। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो चौथा तो अप्रूव जो है सभी के सभी, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। और कौन सा कथन सही है? नहीं, पहला भी एक्चुअली ये ऑप्शन ही गलत है, इसमें होना चाहिए कौन सा कथन गलत है। ठीक है, माफ कीजिएगा, सही के जगह आप गलत पढ़ेंगे तो इसका चारों ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष को पद के लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटा सकते हैं। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प प्रस्तुत किए जाने की आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले देना आवश्यक है। तो कौन सा कथन सही है? केवल दूसरा कथन सही है। और हटाने के लिए कोई भी एक संकल्प से हटा सकते हैं, उसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है, वो बस ऐसे ही साधारण बहुमत से हटा दिया जा सकता है, क्योंकि चुनाव भी उनका साधारण बहुमत से होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अभिरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तीसरा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सभापति तालिका में नामांकित सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। चौथा, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो ये केवल कथन पहला ही सही है, बाद बाकी सही नहीं है। 1 और 4 गलत है। ठीक है, 1 और 4 गलत है, तो 2 और 3 इसका कथन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। बिल्कुल सही है। कोई विधेयक दल विधेयक है या नहीं, इसके अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। सही है। तो डी ऑटोमेटिक पढ़ना नहीं है, वो गलत ही होगा। अगला प्रश्न, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो दल बदल के संबंध में भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वैसे कथन सही में नहीं क्या है, केवल पहला कथन आते हैं, ऑप्शन ए सही था। दूसरा, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका पद अल्पकालिक होता है। ठीक है। यह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। सही है। तीसरा, इसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। तो ये सारे ऑप्शन इसके सही है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सभापति उपसभापति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। सभापति को हटाने संबंधी कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन की स्थिति में वो सदन में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मत नहीं दे सकता है। यानी कि सारे ऑप्शन सही है, डी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा का उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को सौंपेगा। बी, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उपसभापति को हटाया जा सकता है। सी, राज्यसभा के सभापति उपसभापति का वेतन व भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं और सदन में इस पर मतदान होता है। डी, संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए वेतन व भत्ते के संबंध में उपबंध नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन के संदर्भ में बात नहीं किया गया है। मैं डी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑप्शन डी को। उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। चूंकि उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं तो उन्हें सभापति के तौर पे दिया जाता है। अगला, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का महासचिव। आपको बताना है कि कौन सा सही है, तो सभी सही है। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? वाह, मर्यादा, डिकोरम, पक्षताग यानी क्रॉसिंग द फ्लोर, अंतरप्रदन, इंटरपेलेशन या बैठ जाना, एल्डिंग द फ्लोर। आपको बताना है कौन सा सही है। तो याद होगा मीरा कुमार जो लोकसभा प्रथम महिला अध्यक्ष थी, या वर्तमान में ओम बिरला जो हमेशा बोलते हैं बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, वो बैठ जाना है, एल्डिंग द फ्लोर। वैसे मैं ये चारों ऑप्शन को बता देता हूँ कि ये होता क्या है। जो लास्ट से शुरू करते हैं, नहीं, पहला मर्यादा है। मर्यादा होता है विनम्र एवं स्वीकार व्यवहार बनाए रखना। तो लोकसभा अध्यक्ष कह सकते हैं कि आप मर्यादा में रहिए। दूसरा है पक्ष त्याग यानी क्रॉसिंग द फ्लोर। सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुन कर आया है उसे त्याग कर अगर दूसरे दल में शामिल हो जाता है उसे कहते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर यानी पक्ष त्याग दिया। और तीसरा है अंतरप्रदन। किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग अगर कर दी जाती है उसे संसदीय प्रक्रिया के तहत अंतर प्रदान कहा जाता है। ठीक है, और बैठ जाना इसका आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, जबकि उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। कौन सा कथन सही है? केवल दूसरा सही है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। हाँ, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो पहला में चूंकि दोनों लिखा हुआ है इसीलिए पहला गलत हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे विधेयक जो संसद के दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित न हुआ हो और लोकसभा के विघटन के पूर्व राष्ट्रपति के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की नोटिस दे दी हो, लोकसभा विघटन के पश्चात व्यापगत नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके सारे ऑप्शंस को खुद से पढ़िए। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं। ठीक है, आंसर इसका डी है। डी में कहता है कि लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात व्यापगत नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लोकसभा के विघटन अगर हो जाए तो तीन ऑप्शन होगा, लोकसभा में पारित हो और राज्यसभा में यदि विचाराधीन हो तो लोकसभा के विघटन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा के विघटन के पास व्यापगत नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न, संसदीय कार्यवाही प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में पूछा जा रहा है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है, सही है। तारांकित प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। और तारांकित के बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, यह भी सही है। अच्छा, ये तारांकित और तारांकित के संदर्भ में एक वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है संसदीय शब्दावली।
उसमें ये सारा डिटेल्स है। डी है, अल्प सूचना के प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 30 दिन का नोटिस आवश्यक है। ये गलत है, 30 दिन की जगह 10 दिन का नोटिस होता है। अगला प्रश्न, संसद के स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य क्या होता है? आपको पता है? मंत्रियों से सूचना एकत्र करना, बजट प्रस्ताव में कटौती करना, सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना या सरकार को गिराना। आपको बताना है कि इसमें से क्या होता है। तो स्थगन प्रस्ताव होता है ना, सरकार के किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। ओह सॉरी, आप इसे पढ़ के समझ लेंगे, ऑप्शन पहले आंसर आ गया है। अगला प्रश्न, संसद में भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारत के संविधान में हिंदी और अंग्रेजी भाषा सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित है। दूसरा, राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है। तीसरा, संसद के पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। कौन सा कथन सही है? तो सारे कथन इसके सही है, सारे कथन। अगला प्रश्न, निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। दूसरा, इसे पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना अनिवार्य है। निंदा में त्याग पत्र, उम्मीद तो नहीं है मुझे। ठीक है, और बताना है कि कौन सा कथन सही है। दोनों में से कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न, धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में सदन को संबोधित करता है। यह प्रस्ताव सदन के सदस्यों एवं प्रशासन की आलोचना के अवसर उपलब्ध कराता है। तीसरा यानी सी, राष्ट्रपति के इस संबोधन को ब्रिटेन के राजा के अभिभाषण से लिया गया है। और डी, इस प्रस्ताव पर चर्चा केवल लोकसभा में होती है। तो इसमें डी गलत है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस पर प्रस्ताव पर चर्चा होती है। संसदीय क्रिया विधि के अनुसार गिलोटिन शब्द का अर्थ है कि लोकसभा अध्यक्ष। इसके बारे में भी आप मेरा जो वीडियो है संसदीय शब्दावली उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको इसका परफेक्ट आंसर समझ में आ जाएगा कि गिलोटिन क्या होता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। युवा संसद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चौथे अखिल भारतीय सम्मेलन हुइप सम्मेलन की अनुशंसा पर प्रारंभ किया गया। दूसरा, इसे बढ़ावा एवं प्रोत्साहन देने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय राज्यों को जरूरी प्रशिक्षण देता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही का अनुक्रम है जिससे होकर संसद में कोई साधारण विधेयक पारित होता है? आप वीडियो को पॉज करके और जितना भी पॉलिटी पढ़े होंगे उसको आप इसे देख लीजिएगा कि वो कौन सा अनुक्रम है जिसके तहत कोई विधेयक पारित करने का तरीका होता है। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो पॉज करके ध्यान से इसे पढ़ेंगे। इसका आंसर ए है। अगला प्रश्न, संसद के साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन अधिकतम 1 वर्ष तक रोक कर रख सकता है। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है। तीसरा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, जो 1 वर्ष तक रोक करके रखने की बात है तो वो अधिकतम 6 महीना तक ही रोक के रख सकता है। और ज्वाइंट सेशन जो है 110 नहीं 108 में है। और संसद की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, न कि भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है।
किंतु दोनों सदनों द्वारा विधेयक में संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास वापस अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठा सकता है? ठीक है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए फिर से वापस लौटा सकता है, विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है, ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाएगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, बी, अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन धन विधेयक के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। सी, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। डी, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डी, धन विधेयक तो केवल लोकसभा में ही पहली बार आएगा। अगला प्रश्न, इसके लिए आप अनुच्छेद 110 देख लीजिए। संविधान में अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है? किसी कर का अधिरोपण यानी इम्पोजिंग ऑफ द टैक्स, उत्साधन नहीं उत्पादन है, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, विनियमन को इंग्लिश में रेगुलेशन कहते हैं, प्रत्याभूति सिक्योरिटीज हो गया। सी, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, और डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो आपको बताना है कौन सा शामिल नहीं है। ये डी, कोई शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई धन विधेयक या साधारण विधेयक राज्यसभा या राष्ट्रपति को पारित किया जाता है तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति का हस्ताक्षर सहित प्रमाणित होता है। दूसरा, किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत साधारण विधेयक या धन विधेयक को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर देने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, यानी केवल दूसरा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई विधेयक यदि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया जाता है तो उसके प्रकार पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति या संसद में यह शक्ति निहित है कि वह उस विधेयक के प्रकार को जिसे धन विधेयक माना गया है प्रश्नगत कर सकता है, भले ही लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया हो। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 110(3) जब पढ़िएगा, या आर्टिकल 110(3) को छोड़ देते हैं, जो चुनौती नहीं दी जा सकती वो 110(3) में है, लेकिन 109 राज्यसभा के मामले में अनुच्छेद 111 को जब आप देखिएगा तो ऑप्शन बी इस हिसाब से गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक फिनांस बिल, ये धन विधेयक नहीं वित्त विधेयक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। बी, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। सी, राष्ट्रसभा वित्त विधेयक को सारभूत संशोधन कर सकती है। या डी, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, यानी कि कथन सी जो है उसका पूरा सही है। अगला प्रश्न, वित्त विधेयक, फिर मैं कह रहा हूं कि ये फिनांस बिल के बारे में बात हो रही है, ये धन विधेयक के संदर्भ में नहीं है। वित्त विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस नहीं भेज सकता, विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेज सकता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के 22 भाग के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के संबंध में उपबंध किया गया है। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। तीसरा, संसद और राज्य के विधानमंडल को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है।
चौथा, संविधान संशोधन विधेयक सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो केवल चौथा कथन ही सही है। ठीक है, क्योंकि संविधान के भाग 22 नहीं 20 में संविधान संशोधन वर्णित है। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। कौन सा कथन सही है? ठीक है, विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। विधेयक को राष्ट्रपति न तो अपने पास रख सकता है न पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। उपयुक्त सारे कथन सही है इसके। अगला प्रश्न, यदि भारत के संविधान के किसी संशोधन द्वारा कतिपय विषयों में परिवर्तन लाना है तो ऐसे संशोधन के विधायी उपबंध को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे जाने से पूर्व संशोधन का उतने राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जो आधे राज्यों से कम नहीं हो अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित में से वो कौन सा विषय है? ठीक है, आप वीडियो पॉज करके पूरा विषय पढ़ेंगे। इसका आंसर है डी, सारे विषय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों में संशोधन करने के लिए विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। दूसरा, उपयुक्त संशोधन को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले कम से कम 3/4 राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला सही है। आप फिर से इसे पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जिसके संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में भारत की संसद साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है? राज्यों के नाम, उसकी सीमाएं, क्षेत्र बदलना, राज्य विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति, पश्चिम बंगाल में नया विधान परिषद गठन का संभावना हो रहा है। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। तो कौन सा है जो साधारण बहुमत से परिवर्तन हो सकता है? सारे साधारण बहुमत से परिवर्तन होंगे। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों में संशोधन करने के लिए विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। दूसरा, उपयुक्त संशोधन को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले कम से कम 3/4 राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन अनिवार्य है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो ये आज का एक्चुअली आखिरी प्रश्न है, इसीलिए मैं थोड़ा देर रुक गया हूँ कि आपको बताऊं कि आप काइंडली वीडियो को शेयर करें ताकि और से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और वो भी इसका लाभ उठा सकें। और आप वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका आंसर ए है, यानी केवल पहला ही सही है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जुड़े रहिए साथ में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।